नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर पूरा देश शर्मसार हो चुका है। बेटी के साथ हुए अपराध को लेकर के देश भर में आक्रोश है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर से वही सवाल सामने आ रहे हैं कि आखिरकार 12 साल बाद भी कितना बदला देश। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कितने सख्त जो है इंतजाम हुए और वही फिर एक बार फिर से हम लोग वहीं पहुंच गए कि कानूनों को सख्त करने की जरूरत है, सजा बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, क्या निर्भया कांड के बाद से इस देश ने कुछ नहीं सीखा? क्या महिलाएं इसी तरीके से एक के बाद एक अपराधों की जो है शिकार होती रहेंगी? कैसी तरीके से महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? क्योंकि जो कोलकाता की पूरी तरीके से देखिए जो दर्दनाक आप कह सकते हैं रेप और फिर हत्या, उस हादसे के बाद से एक बार पूरा देश झकझोर पूरी तरीके से इस घटना ने देश को कर दिया। उसके बाद से आप पूरे देश में रोज देख सकते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो या आम नागरिक या आम महिलाएं, सभी लोग सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक महिलाओं की सुरक्षा के साथ इस बड़ा इतना ज्यादा खिलवाड़ होता रहेगा। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भूपिंदर चौरसिया जुड़ेंगे, जो आप लगातार चाहे नीट का मामला हो, चाहे डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला हो या कैसे भी मामले हो, क्योंकि वो एक सोशल तौर पर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। आज से बात करेंगे आपसे से कोलकाता में जो दर्दनाक आप कह सकते हैं रेप और हत्या का मामला सामने आता है। एक बार फिर सर हम 12 साल पहले जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े हो गए। हालांकि इस मामले को लेकर के कई बातें सामने आ रही है कि मामले को सुसाइड बताने की कोशिश की थी, दबाने की कोशिश की थी। देखिए मैम, पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार बोलूँगा। ये बहुत दुःख की बात है कि 12 साल पहले निर्भया होता है और अब 12 साल बाद 2024 में ये बच्ची के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाता है। पहले उसका रेप किया जाता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है। काफ़ी रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि पहले उसका मर्डर किया गया, उसको मारा गया, उसके बाद उसका रेप हुआ। जो भी है वो हृदय विदारक है, दिल को तोड़ने वाला है और दिल को झंझोड़ने वाला है। ये एक वो डॉक्टर थी जो 24-24, 48-48 घंटे लोगों की सेवा में लगी होती थी और ये चेस्ट मेडिसिन, एमडी मेडिसिन में अपनी सेकंड ईयर पीजी कर रही थी आरके कर मेडिकल कॉलेज से। आपने देखा किस तरीके से वो अपनी 36 घंटे की ड्यूटी कंप्लीट करके, चूंकि रात को 2 बजे उसकी ड्यूटी कंप्लीट हुई या 12 बजे, तो उसने कहा अब घर जाने से बेटर है मैं यहाँ सेफली सो जाती हूँ और सुबह 8 बजे 9 बजे अपने घर चली जाऊंगी। और वो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वेस्ट बंगाल के उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के लिए डीडीआर रूम तक नहीं था, डॉक्टर ड्यूटी रूम तक नहीं था कि उस बहन को जाके ऑडिटोरियम में सोना पड़ता है। और जहां पे एक कुख्यात, मैं कहूंगा वो सिविक वॉलेंटियर, तो उसको बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि जो सिविक वॉलेंटियर होते हैं वो लोगों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। ये वेस्ट बंगाल पुलिस का कैसा सिविक वॉलेंटियर था, जो एक हैवान था, एक सेक्स एडिक्ट था। आपने देखा कि जब सीबीआई ने और कलकत्ता पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके मोबाइल से हजारों की तादाद में पॉर्न क्लिप्स मिली। वो अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का सेवन उसने बहुत ज्यादा किया हुआ था और वो 9 बजे से लेके इसी ताक में था कि आज मैं किसको अपनी हवस का शिकार बनाऊं। बहुत दुख हुआ कि वो मतलब कि 4-5 घंटे तक रैकी करता रहा। सीसीटीवी कैमरे में जो भी आदमी वहां बैठा था उसने क्यों कोशिश नहीं की कि पुलिस को इन्फॉर्म करे कि एक अनसोशल एलिमेंट इस तरीके से पूरे हॉस्पिटल प्रीमाइस में घूम रहा है। बाद में पता चला कि वेस्ट बंगाल पुलिस का उस आदमी के ऊपर हाथ था और वो सिविक वॉलेंटियर, मैं कहता हूं कि उसने जो किया वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं या ऐसी जो ट्रेजेडीज होती हैं, इसमें तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। निर्भया के साथ आपने देखा दिल्ली में एक बस में ये सब कांड हुआ। आप और हम अगर दिल्ली में रात को सफर करें, हर 1 घंटे 2 घंटे पे बैरिकेटिंग होती है। उस 20-25 किलोमीटर पे बैरिकेटिंग क्यों नहीं थी जब निर्भया के जो हैवान थे उसको लेके उस बस में उसका बलात्कार करते गए? कभी रॉड डाली, कभी कुछ किया, और कितनी निर्मम तरीके से बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल में वो सरवाइव नहीं कर पाई। फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनने उसको विदेश भेजा पर वो सरवाइव नहीं कर पाई। मैं वेस्ट बंगाल सरकार से कहूंगा कि आपने इनिशियल में, क्योंकि मैंने उसके पेरेंट्स के स्टेटमेंट सुने, मैंने उसके पेरेंट्स के साथ जो उसके नोन थे उनके स्टेटमेंट सुने। मैम, मैं आपको जब बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्ची जी। की जब माँ बाप को यह सूचना दी गई कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है,
उसकी माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी, बिलबिला रही थी। तो बाजू की जो पड़ोसन है वो आती हैं और कहती हैं, बहन तुम्हें क्या हुआ? तो वो बताती हैं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, मुझे कलकत्ता पुलिस का फोन आया है हॉस्पिटल से और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद ये जो डॉक्टर है उसके माँ बाप और वो दो पड़ोसी जाते हैं वहां पे। 3 घंटे कलकत्ता पुलिस उनको खड़ा रखती है। आप समझिए, उनकी बेटी की जान चली गई, निर्मम हत्या हो जाती है और कलकत्ता पुलिस की आप इनसेंसिटिविटी देखिए। 3 घंटे तक माँ बाप खड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उनको बॉडी के पास ले जाने की अनुमति मिलती है। और जब वो जाते हैं, फोटो खींच के लेके आते हैं, तो आप देखिए हाँ। उसके होंठ छिले हुए हैं, उसके नाखून में खून के निशान है, उसकी दोनों आंखों में कांच घुसा हुआ है, खून आ रहा है, उसकी बेली पे, उसके थाइस पे काटने के निशान है, उसकी वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है। और उसकी पेल्विक गिडल, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, पेल्विक गिडल एक तरीके से वो होती है जो हमारी हिप बोन को रेगुलेट करती है, उसको अटैच करती है। ये बताया गया कि 90 डिग्री पे उसके दोनों पैर थे। 90 जी। डिग्री पे पैर तो तभी हो फिर सकते हैं जब वो तोड़ दिए गए हों। तो जी, मतलब ये बोलते वक्त भी जी, मेरे रोंगटे बिल्कुल। खड़े हो रहे हैं। जी। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर चौरसिया, तस्वीर इस तरीके की बातें सारी बातें सामने आ चुकी है और बेहद भयावह है, तभी शायद राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक इस मामले की चर्चा हो रही है और सब एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर के सवाल कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, बताया जा रहा है 140 करोड़ रुपए महज़ 13 लाख डॉक्टर्स इस देश के अंदर है और आज हमने एक डॉक्टर को इस लापरवाही के चलते, सुरक्षा के बेड इंतजाम के चलते खो चुके हैं हम, अस्पताल के अंदर ही। तो सर क्या मतलब, क्या अस्पताल के अंदर सुरक्षा के इंतजामों की कमी है कि कौन कब आ रहा है, कौन कहाँ पे? और जैसे आपने बोला कि बेसिक एमेनिटीज जो होती है, उसकी भी कहीं न कहीं पोल खुल गई है सरकारी अस्पतालों में, जहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट जो है, इसीलिए जो है पूरी तरीके से दिया जाता है कि अस्पतालों के अंदर सुविधाएँ दी जा सके। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हर साल का सालाना बजट तकरीबन 85,000 करोड़ होता है, जो दिल्ली के बजट से 10,000 करोड़ ज्यादा है। उसके बाद भी भारत के अस्पतालों की ये स्थिति है। मैं खुद एक वक्त पे हॉस्पिटल में 24-24 घंटे का काम करता था। मैंने ये देखा, ये स्थिति बताता हूँ। भारत के ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स में मैडम डीडीआर रूम ही नहीं है, और जहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी रूम है वहां पे मेल और फीमेल के कॉमन रूम है। मैं मोदी सरकार से यह आह्वान करूंगा, आपने गांव गांव में शौचालय तो बनवा दिए, आप डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स ड्यूटी रूम बनवाएं, जिससे कि मेल फीमेल डॉक्टर्स कम से कम अपनी ड्यूटी के बाद प्रॉपरली सो सकें। दूसरी बात, हॉस्पिटल्स में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो नॉर्मली प्राइवेट हायर किए हुए गार्ड होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। अगर 10-20 लोगों का मॉब आ जाए तो वो सबसे पहले भागते हैं। मैं बिल्कुल। मोदी साहब से कहूंगा, हेल्थ मिनिस्टर से कहूंगा कि जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, बड़ी बड़ी एजेंसीज की ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे ये एमपी एमएलए मंत्रियों को प्रोटेक्शन देती हैं, तो क्यों ना ये हर हॉस्पिटल में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और अहमदाबाद से लेके कलकत्ता तक बड़े से छोटे अस्पताल में कम से कम डॉक्टर्स को 2 से 3 बीएसएफ और सीआरपीएफ जवान इमरजेंसी में उनकी सुरक्षा करें। आप समझिए, आप और हम जब बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं अपनी जान बचाने, और हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची की जान चली गई। आप समझिए उस दरिंदगी को। लोगों ने कहा था बेटी बिल्कुल, यहाँ पढ़ाइए। पर कई बातें, देखिए मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस आज़ादी जी का जी जी। महोत्सव मनाया और वहाँ पर थीम रखी गई थी 2047 तक विकसित भारत। तो कैसे विकसित भारत इंश्योर होगा जब हमारे जो बेसिक सुविधाओं का इतना अभाव है कि बेसिक सुविधाएँ यदि अगर सेमिनार रूम में वो नहीं जाती डॉक्टर, कहीं और रेस्ट करती, तो शायद इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। उसको शांति का माहौल पूरा ऐसे सुरक्षा का माहौल वहाँ पर पूरी तरीके से नहीं होता है, उसके चलते जो है घटना हो जाती है। देखिए मैम, आप ये समझिए, हमारे दिल्ली की स्थिति बताता हूं। अगर आप और मैं एक जेब्रा क्रॉसिंग या एक रेड लाइट जंप कर दें, हमारे घर पे अगले दिन चालान आ जाता है विद फोटो। जी, मतलब कि जी, वो आदमी जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी देख रहा है, वो कितना सतर्क है कि हमने अगर एक जेब्रा क्रॉसिंग का 1 मीटर क्रॉस किया या हमारी गाड़ी हाँ, 60 के ऊपर चली गई, 50 के ऊपर, हमारे घर पे चालान आ जाता है। और ये बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे कंजावला कांड हो, चाहे ये बच्ची का कांड हो, क्या सीसीटीवी कैमरे सिर्फ इसलिए इंस्टॉल किए जाते हैं कि घटना हो जाए और बाद में आप कातिल को पकड़ो? क्या इन हुँ, सीसीटीवी कैमरों से
प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं हो सकते क्या? इन सीसीटीवी कैमरों को देख के हम लोगों को बचा नहीं सकते? जब 5 से 6 घंटे सीसीटीवी कैमरे में वो आदमी दिख रहा था, संजय रॉय नामक सिविक वॉलेंटियर बंगाल सरकार का, जो दारू के नशे में था, स्पॉन एडिक्ट था, क्या उसका सीसीटीवी वाला अगर बंगाल पुलिस को बोलता कि भैया एक अनसोशल एलिमेंट यहाँ पर है, तो उस बच्ची की जान बचाई जाती सकती थी मैम। और आपने बिल्कुल सही कहा, 78th इंडिपेंडेंस डे में हम 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर्स की स्थिति भारत में बहुत गंभीर है। काफी हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि एक पेशेंट को कोई लेके आया, अरे बाबूजी का इलाज करिए, डॉक्टर कहता है बाबूजी का इलाज हम करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बाबूजी के लिए दवाई लेके आइए, बच्चा दवाई लेके नहीं आएगा। अरे बाबूजी ने पेशाब कर दिया है, इनकी पेशाब की थैली बदल दीजिए, बच्चा पेशाब की थैली नहीं बदलेगा। अरे बाबूजी को ये जूस देना था, ये देना था, नहीं दिया। पर जैसे ही बाबूजी खत्म हो गए, अरे बाबूजी खत्म हो गए जी, देखिए डॉक्टर ने मार डाला बाबूजी को। और पहले एक आदमी नहीं आ रहा था, और जैसे बाबूजी खत्म हो गए 100 लोग आ जाते हैं मैम, और मॉब का मॉब डॉक्टर को मारने के लिए, पीटने के लिए बैठ जाता है। आप बताइए, हमारे देश में क्या डॉक्टरों की यही इज्जत है? 15 दिन बिल्कुल पहले आपने देखा, जी 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 जी, बिल्कुल आप बेहद संजीदा सवाल उठा रहे हैं, बेहद ही जरूरी बातें उठा रहे हैं कि डॉक्टर्स को कितनी प्रोटेक्शन और सुविधाओं की जरूरत है, क्योंकि हमारी नींव कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर्स पे ही कहीं ना कहीं देश का जो भविष्य है वो टिका होता है, और हम तभी 2047 तक का सपना देख सकते हैं अगर ये दोनों चीजें मजबूत होंगी। सर, लेकिन सवाल पे आते हैं कि अब इस मामले को लेकर के हम देखते हैं जिसके राज्य में जो है ये इस तरीके की घटना हो जाती है, दूसरे राज्य वाला उस पर पूरी तरीके से हावी हो बिल्कुल। जाता है। क्या यहाँ पर आपको नहीं लगता कलेक्टिवली आगे आने की जरूरत है, और इस तरीके की चीजों को कम से कम 21वीं सदी में, जहां पर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, इस चीज से निजात दिलाने की जरूरत है? अभी देखिए, ये मामला इधर हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी जो चुनाव के बाद से नजर नहीं आ रही थी, हालांकि जो वो महिला और बाल विकास मंत्री थी, तब इस तरीके के मामलों से भागती हुई नजर आई थी। अंकिता का जो केस था, देखिए उसमें वो पूरी तरीके से भागती हुई नजर आई थी, लेकिन अब बढ़ चढ़कर के जो है टीएमसी सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो कैसे इस राजनीतिकरण को आप देखते हैं इस संजीदा मामले पर? मैम देखिए, मैं आपको कहूंगा, हमाम में सारी पार्टियां नंगी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। हाथरस में जब वहां पे बाबा का कांड हुआ, 200 लोग मर गए, तब सारी राजनीतिक पार्टियां चुप हो गई, क्योंकि बाबा के पास एक एक समुदाय का वोट बैंक था। तो आप समझिए, भारत में राजनीति जो होती है वो टर्म्स एंड कंडीशन पे होती है। जहां इनको लगता है हमें वोटर का लॉस होगा, ये चुप हो जाते हैं। जहां लगता है हमारे स्टेट का मुद्दा नहीं है, तो बंगाल का मुद्दा है, तो बीजेपी बहुत बातें कर रही है और बहुत प्रोटेस्ट कर रही है। और अगर यही मुद्दा दिल्ली में होता तो ममता बनर्जी काफी प्रोटेस्ट करती। हमको ये समझना पड़ेगा कि इन सब चीजों का राजनीतिकरण जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। बेटी की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए और एक आम आदमी की सुरक्षा के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए कि ऐसे केसेस में जहां पे रेप सिद्ध हो चुका है, फास्ट ट्रायल कोर्ट हो और विद इन 3 मंथ्स में ऐसे आदमी को फांसी की सजा दे दी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, सीपीए की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए जो सीपीए है वो 2022 में लाया गया था हर्षवर्धन जी द्वारा लोकसभा में, पर उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जब तक, आप समझिए, सरकारें लॉ को लेके आ जाती हैं, बट अगर लोगों के अंदर भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। मैं कहूंगा मैडम, ये कलेक्टिव फेल्यूर है, ये पूरा सिस्टमिक फेल्यूर है। इसमें चाहे बंगाल पुलिस हो, चाहे बंगाल सरकार हो, चाहे आरजी मेडिकल कॉलेज का वो प्रिंसिपल हो संदीप घोष, और वो आदमी जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी कर रहा था, मैं कह रहा हूं हर आदमी इसमें दोषी है। जो भी दोषी हैं उन पे सजा होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले जो संजय रॉय है उसको पकड़ के ये पता करें कि कहीं ये गैंग रेप तो नहीं है, क्योंकि जितना सीमन उसकी वेजाइना में पाया गया है वो एबनॉर्मल है, वो तकरीबन 150 ml है, जो नॉर्मली नहीं पाया जा सकता। तो मेरा तो अंदेशा यानी है, और एक बात, जी, जी, जी आप मेरा बात अंदेशा है कीजिए। मैम, जिस तरीके से उसकी बॉडी को बाइट किया गया है, जिस तरीके से उसकी आंखों से खून आया, जिस तरीके से उसके होठ से, पेट से, मुझे लगता है एक आदमी का काम नहीं हो सकता। कलेक्टिवली 3-4 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया है। जो भी उसके साथ हुआ है, मैं एक ही चीज कहूंगा, बेटी के हत्यारे को फांसी दो। बेटी, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया चौरसिया जी, हमसे जुड़ने के लिए। शर्मनाक घटना सामने आई है और इससे पूरे देश हिल चुका है और जरूरत है आज यहाँ पर सामूहिक तरीके से इस पूरी घटना पर जो है जल्द से जल्द कार्यवाही करने की और उस बेटी को, उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की, और इस पर राजनीति ना की जाए और आगे इस तरीके की घटनाएं अंजाम ना दी जा सके, इसको लेकर के केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकारों को जरूरी है कि वो बैठ करके इस पे कलेक्टिव एक तरीके से कॉमन, आप बोल सकते हैं मिनिमम प्रोग्राम बनाए। फिलहाल आप इस पूरी घटना को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दी से इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM।